हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने वाले हैं। बहुत बार आपने सोचा होगा, अलग अलग एग्जांपल्स आपने रियल लाइफ में देखे होंगे, जैसे कि अ पैसेंजर इनसाइड अ मूविंग ट्रेन, कि प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए इंसान को लगता है कि ट्रेन चल रही है, वहीं उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए आदमी को लगता है कि प्लेटफॉर्म चल रहा है। इवन जब आप ट्रेन से किसी दूसरे शहर पहुंचने वाले होते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली जा रहे हैं, तो हम ऐसा कहते हैं कि हां बस दिल्ली आने वाला है। बट सोचकर देखिए, क्या लिटरली दिल्ली आपकी तरफ आ रहा है या आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं? तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं? मान लीजिए उसी पैसेंजर ने ट्रेन के अंदर एक बॉल को हवा में उछाला। उस बॉल का मोशन ट्रेन वाले आदमी के लिए, बॉल ऊपर गई नीचे आई, बात खत्म। बट जब जमीन पर खड़ा हुआ आदमी उस मोशन को देखता है, वो मोशन कुछ अलग दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों होता है कि एक ट्रेन बेटा मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रही है, उसके अंदर एक आदमी बैठा है, तो क्या वो आदमी बैठा है, रुका है या चल रहा है? कि ग्राउंड से देखने पर लगेगा कि वो आदमी ट्रेन के साथ चल रहा है, बट ट्रेन के लोगों के लिए वो आदमी रेस्ट पर है। एक मूविंग वॉकवे है, एयरपोर्ट्स पे ऐसी सुविधा रहती है कि वो मूविंग वॉकवे पर अगर आप उसी की डायरेक्शन में चलना शुरू कर दें, तो एक्चुअल में आपकी ओवरऑल स्पीड ज्यादा है ग्राउंड फ्रेम में। अगर आप वहीं रुके रहें, तो मैं बोल रहा हूं रुके रहें, पर क्योंकि वॉकवे चल रहा है इसलिए आप भी उसके साथ चल रहे हैं। डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे तो कहानी बदल जाएगी, आप स्लो हो जाएंगे। राइट बच्चा? मान लीजिए एक ट्रक के ऊपर एक ड्रोन मूव कर रहा है, बिल्कुल पैरेलली, बिल्कुल सेम स्पीड पर मूव कर रहा है, तो ट्रक में बैठे हुए आदमी के लिए ऐसा होगा जैसे ट्रक हमेशा उसके सिर के ऊपर है, जैसे ड्रोन रुका हुआ है। एक कार ने ओवरटेक किया दूसरी कार को, तो जब कार ओवरटेक कर रही है तो कार स्पीड अलग दिखाई देती है और ग्राउंड के फ्रेम में स्पीड अलग दिखाई देती है। उसी प्रकार बच्चों, मान लीजिए जैसे यहां पर आपके पास में दो साइक्लिस्ट हैं, वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, एक v1 वेलोसिटी, दूसरा v2 वेलोसिटी, तो ग्राउंड से देखने पर आपको लगेगा वो धीरे चल रहे हैं, बट एक को दूसरा उसकी तरफ तेजी से आता हुआ महसूस होगा। उसी प्रकार एक और एग्जांपल आपके लिए बच्चा, जैसे कि आप द कार इज मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, मुंबई की तरफ एक कार जा रही है, तो ग्राउंड के अर्थ के फ्रेम में देखने पर ये कार ने मूव किया, बट एक बात सोचिएगा बेटा, क्या कार के अंदर बैठे हुए लोगों के लिए कार चल रही है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे हजारों एग्जांपल्स बच्चा आप लोग अपनी रियल लाइफ में देखते हैं। इन एग्जाम्पल्स के लिए ही, इन्हीं एग्जाम्पल्स को डिटेल में पढ़ने के लिए HCV सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक के चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स की आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चा शुरू करते हैं इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन 3.9 चेंज ऑफ फ्रेम। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से सर ने उन्हीं सब एग्जाम्पल्स को यहां पर डिटेल में समझाया है। ध्यान चाहिए बच्चा आप सभी लोगों का, देखेंगे। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द मोशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आमतौर पे वो रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड होता था। द फ्रेम कैन बी चोजन अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द प्रॉब्लम। द पोजिशन r वेक्टर, वेलोसिटी v वेक्टर एंड द एक्सेलरेशन a वेक्टर of a particle depend on the frame chosen. Let us see how can we relate the position, velocity and acceleration of a particle measured in two different frames. जैसे हमने यहां पर कई सारे एग्जांपल्स को देखा, तो अलग अलग फ्रेम में किस तरह से आप चर्चा कर सकते हैं वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन, अर्थात पूरे मोशन को आप कैसे अलग अलग फ्रेम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, आज हम उसकी बात करने वाले। Consider two frame of references S and S dash. दो फ्रेम्स की बात हो रही है। And suppose a particle is observed from both the frames. The frames may be moving with respect to each other. May be moving, और हो सकता है वो मूव आपस में ना कर रहे हैं। तो
फिगर 3.11 शोज द सिचुएशन। यहां पर एक डायग्राम आपको बनाकर दिखाया गया है बच्चों। इस डायग्राम में बच्चों आपके पास एक फ्रेम S है और एक फ्रेम S डैश है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम S इज RPSOP वेक्टर से दिखाया गया है। ये रहा बेटा S फ्रेम में इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। दूसरा रेफरेंस फ्रेम बेटा x डैश y डैश मतलब S डैश है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम S डैश इज RPS डैश, जो कि O डैश P वेक्टर से दिखाया गया है। यहां पर यह है O डैश P वेक्टर। द पोजीशन ऑफ द फ्रेम S डैश, द ओरिजिन ऑफ द फ्रेम S डैश, इनफैक्ट कि कहां पर यह फ्रेम है, बेसिकली ओरिजिन की बात हो रही है। विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम S इज OO डैश, ये रही बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द सेकंड फ्रेम S डैश। इट इज क्लियर दैट, आइए बेटा ध्यान से देखिएगा, यहां पर ट्राइंगल रूल फॉलो हो पाएगा वेक्टर्स में। OO डैश वेक्टर और O डैश P वेक्टर जुड़कर OP डैश वेक्टर यहां पर बना रहे। तो OP वेक्टर इज इक्वल टू OO डैश वेक्टर प्लस O डैश P वेक्टर, या फिर इसे लिख सकते हैं आप O डैश P वेक्टर प्लस OO डैश वेक्टर, क्योंकि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। दिस इज पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S फ्रेम इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S डैश फ्रेम। दिस इज पोजीशन ऑफ S डैश विद रिस्पेक्ट टू S फ्रेम। कि आपने P की पोजीशन बतानी है S के फ्रेम में, उसके लिए आपने P की पोजीशन बताई है S डैश के फ्रेम में, और फिर S डैश की पोजीशन बताई है S के फ्रेम में। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू S इज इक्वल टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू S डैश प्लस पोजीशन ऑफ S डैश विद रिस्पेक्ट टू S। एक इक्वेशन है बेटा, धीरे धीरे इसको कैसे याद करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा बेटा, थोड़े पेशेंस जरूर आपको यहां पर रखने होंगे। If we differentiate the equation with respect to time, we get, देखें बेटा, this is the position with respect to S, it will be velocity of P with respect to S, then position with respect to S dash, so velocity with respect to S dash, plus position of frame with respect to another frame, velocity of frame with respect to another frame। एक यहां पर कॉम्बिनेशन रिलेशन यहां पर आप बना पाएंगे। पहले मैंने पोजीशन के लिए बनाया, बाद में मैंने वेलोसिटी के लिए ये रिलेशन यहां बनाया। वेयर VPS इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू S, दैट इज फ्रेम। VP at S dash is the velocity of the particle with respect to S dash, that is the frame, और VS dash S is the velocity of frame S dash with respect to S। कि आपने वेलोसिटीज लिख दी बेटा, पार्टिकल की वेलोसिटी अगर लिखनी है S फ्रेम में तो वहां पर आपको P की वेलोसिटी S डैश फ्रेम प्लस S डैश की वेलोसिटी S के फ्रेम में लिखनी होगी। इट इज एज्यूम्ड दैट द मीनिंग ऑफ टाइम इज सेम इन बोथ द फ्रेम्स। टाइम हर बार सेम तरीके से चल रहा है, हम टाइम में रिलेटिव की बात नहीं कर रहे। इन न्यूटोनियन फिजिक्स, हम अभी जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं दिस इज द क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स, यहां पर टाइम हर फ्रेम में सेम चलता है। सिमिलरली इट इज एज्यूम्ड दैट डी बाई डी टी हैज सेम मीनिंग इन बोथ द फ्रेम्स। डिफरेंशिएशन भी सेम मीनिंग रखता है। दीज अजम्पशंस आर नॉट करेक्ट इफ द वेलोसिटी ऑफ वन फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू द अदर is so large that it is comparable to 3 into 10 to the power 8 meter per second। अगर किसी की भी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेरेबल हो जाती है, उस केस में आप ये सब चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर टाइम रिलेटिव हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आगे सर यहां पर लिखते हैं, और इफ वन फ्रेम रोटेट्स विद रिस्पेक्ट टू द अदर, इवन रोटेट होने को भी हम यहां पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली डिस्कसिंग द लीनियर मोशन। इफ द फ्रेम्स ओनली ट्रांसलेट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर विद स्मॉल वेलोसिटी, द अबव अजम्पशंस आर करेक्ट। यहां पर ये सब बातें तभी सही हैं अगर रोटेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है और स्पीड ऑफ इंडिविजुअल फ्रेम्स, इवन पार्टिकल की भी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, कंपेरेबल भी नहीं है।
इक्वेशन 3.27 में बी रिटर्न रीरिटन एज, यहां पर इस वेलोसिटी की इक्वेशन को वापस लिख रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s डैश फ्रेम इज वेलोसिटी ऑफ p फ्रॉम s फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ s डैश फ्रॉम s फ्रेम। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, ये दोनों वेलोसिटीज s के फ्रेम में है। अगर दोनों वेलोसिटीज यहां पर s के फ्रेम में है बेटा, ये इट कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ p, यहां पर लिख देता हूं बेटा, वेलोसिटी ऑफ p s डैश बराबर वेलोसिटी ऑफ p माइनस वेलोसिटी ऑफ s डैश। कहां से? फ्रॉम एनी x फ्रेम, इट इज ऑफ योर चॉइस, कि अगर आपको p की वेलोसिटी लिखनी है किसी s डैश के फ्रेम से, तो p की वेलोसिटी माइनस s डैश की वेलोसिटी फ्रॉम एनी फ्रेम ऑफ योर चॉइस। यहां पर हमने इसे s फ्रेम बोला है, बट आप s तो कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेसिकली जिसकी वेलोसिटी निकालनी है माइनस जिस फ्रेम में निकालनी है उसकी वेलोसिटी। इस तरह से आपके पास ये रिलेशन बन जाता है, जो कि याद करना कंपैरेटिवली इजी है। तो एक बार जल्दी से मेरे साथ बोलेंगे बेटा, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। कहां से? एनी फ्रेम, मैंने माना किसी c फ्रेम से। Thus, if the velocities of two bodies, here the particle and the frame s dash are known with respect to a common frame s, हमें दोनों की वेलोसिटी अगर s फ्रेम से पता है, we can find the velocity of one body with respect to the other body। यहां पर हमने s डैश के फ्रेम में वेलोसिटी निकाली। The velocity of body 1 with respect to the body 2 is obtained by subtracting the velocity of body 2 from the velocity of body 1, कि वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 फ्रॉम अ कॉमन फ्रेम। ये ध्यान रखिएगा। व्हेन वी से दैट द मजल वेलोसिटी, ये नाम आप कई बार सुनेंगे बेटा, व्हेन वी से दैट द मजल वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज 60 मीटर पर सेकेंड, वी मीन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द गन, कि जो वेलोसिटी है बुलेट की वो ग्राउंड के फ्रेम में नहीं है, वो गन के फ्रेम में। ध्यान रखें, मजल वेलोसिटी का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। इफ द गन इज माउंटेड इन अ ट्रेन मूविंग विद द स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड एंड द बुलेट इज फायर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन्स मोशन, तो बेटा आपके पास में बुलेट चलेगी 60 से, बट गन भी तो चल रही है 20 से ट्रेन की वजह से। तो 60 इज ऑलरेडी वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी इक्वल टू 60 प्लस वेलोसिटी ऑफ गन, दैट इज 60 प्लस गन की वेलोसिटी या ट्रेन की वेलोसिटी 20 है, तो 80 मीटर पर सेकेंड से आपको बुलेट जाती दिखेगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वहीं यहां पर सर बता भी रहे कि with respect to ground the train is moving with 20 meter per second and the bullet is fired in the direction of the train's motion, its velocity with respect to the ground will be 80 meter per second। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटीज ऐड हो जा रही हैं यहां पर। सिमिलरली व्हेन वी से दैट अ स्विमर कैन swim at a speed of 5 km per hour, we mean the velocity of the swimmer with respect to the water, क्योंकि आदमी कितनी स्पीड से तैर सकता है वो उसको स्टिल वाटर में बताना पड़ेगा, क्योंकि पानी की अपनी वेलोसिटी, रिवर की अपनी वेलोसिटी की वो कितनी तेज तैर सकता है, वो पानी कितनी तेज आदमी को बहाकर ले जाए उस पर डिपेंडेंसी भी आएगी। हो सकता है आदमी 5 की वेलोसिटी से तैर रहा है, पता चला पानी खुद 10 की वेलोसिटी से चलकर आ रहा है, तो अगर 5 की वेलोसिटी से आदमी चला, 10 की वेलोसिटी से पानी चला, इस केस में ध्यान से अगर आप सोचें बेटा, तो आदमी 5 से तो खुद चला, पानी ने उसे 10 से चला दिया, तो ओवरऑल वेलोसिटी विल बी 15। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं आदमी की अपनी ताकत क्या है, तो वो 5 की स्पीड से चल सकता है। सिमिलरली व्हेन वी से दैट अ स्विमर कैन स्विम विद एट अ स्पीड ऑफ 5 km per hour, वी मीन द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। If the water itself is flowing at 3 km per hour with respect to the ground, पानी खुद 3 की स्पीड से चल रहा है, and the swimmer swims in the direction of current, ये आदमी चला 5 से, पानी भी चला 3 से, तो आदमी को टोटल स्पीड मिल जाएगी 8 km per hour। He or she will move at a speed of 8 km per hour with respect to the ground। ये पूरी कहानी रिलेटिव की थी, जो रियल लाइफ में भी आप लोग ऑब्जर्व करते हैं।
उम्मीद करता हूं यहां तक की पूरी चर्चा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसके बाद सर ने यहां पर एग्जाम्पल्स दिए हैं बेटा, इन एग्जाम्पल्स को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अभी के लिए रिलेटिव मोशन के बेसिक्स मैंने आपके लिए कवर किए बेटा, अच्छे से इनको समझें। आवश्यकता पड़े तो इस लेक्चर को दूसरी बार देखें। बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपके पास आते हैं जिनके थ्रू मोशन को समझा जा सकता है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, ये वीडियो देखने के लिए अच्छे से पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करें। आपकी प्रैक्टिस के लिए हर थर्सडे एंड मंडे दोपहर 12 बजे वीडियोस में लेकर आ रहा हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। सो थैंक यू वेरी मच। फिजिक्स पढ़ते रहिए, मोहब्बत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।